Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने चार्जेस के बारे में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में, करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम ओम्स लॉ के बारे में और बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कनेक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर हमेशा एक तरह का बना रहे, रिमेन सेम। तो क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कनेक्टिंग वायर, किसी कनेक्टिंग वायर जिससे सर्किट बना है उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस जिस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। इसी वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है इसमें कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो किसी कनेक्टिंग वायर में, किसी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कब ये लॉ एप्लीकेबल है? जब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। तो इक्वेशन हमें यहां से क्या मिलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम क्या जानते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। इस इक्वेशन में भी हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? V इज इक्वल्स टू RI। यहाँ R क्या है? R एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब आप सोच रहे होंगे ये रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या नई चीज है? तो ये कोई बहुत न्यू चीज नहीं है, आपने अब तक जो करंट और वोल्टेज पढ़ा उसी से एसोसिएटेड चीजें हैं ये। रेजिस्टेंस क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच इट रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, वही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, किसी रीजन से अगर वो कंडक्टर अपने अंदर से करंट के फ्लो को रोक रहा है तो वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्मूले से डिराइव करें तो R इज इक्वल्स टू VI हमें मिलता है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम ओमेगा कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और इसकी SI यूनिट। अब रेजिस्टेंस में जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थ्योरी में वो ये है कि रेजिस्टेंस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो मेनली रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला लेंथ ऑफ वायर, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है उस वायर की लेंथ पे वो डिपेंड करता है। वो उसके रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें किसी लॉन्ग वायर की और किसी शॉर्ट वायर की तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? लॉन्ग वायर में, ऑब्वियसली, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरी चीज है हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सपोज ये एक वायर है तो इसकी टिप की जो एरिया होगी, इसके सर्कुलर पार्ट की जो एरिया होगी वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाती है। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मींस अगर किसी थिन वायर और थिक वायर की बात करें तो थिक वायर है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा और थिन वायर है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है? टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और चौथी चीज है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का वो कंडक्टर है, उसका नेचर भी। तो ये सारी चीजें जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए, हमने डिपेंडेंसी तो देख ली रेजिस्टेंस की कि मेनली रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब चलिए इन्हीं डिपेंडेंसी से रेजिस्टेंस का हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? मेनली वो वायर की लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा था।
तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये हमें मिला एक इक्वेशन। अब हम जैसा कि जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ हम किस कांस्टेंट का यूज करेंगे, R इज इक्वल्स टू रो L/A। इस सिंबल को हम रो प्रोनाउंशिएट करते हैं। रो क्या है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो प्रोपोर्शनैलिटी का वो कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब आप कहोगे अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, इतने मुश्किल से एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस समझ में आया था, अब ये नई चिड़िया आ गई रेजिस्टिविटी। कोई बात नहीं, बहुत इजी सी चीज है, समझ लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे पहले तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये हमें क्या बताती है, so it shows how strongly a given material opposes the flow of current through it। कितने स्ट्रांगली, कितने फोर्स से या कितने स्ट्रांगली कोई एक मटेरियल अपने अंदर से करंट के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस वो अप्लाई करता है अपने थ्रू, वही चीज जो मेजर करता है वो है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है मेनली, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे टॉपिक दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप रेजिस्टिविटी बताइए। लेकिन रेजिस्टिविटी आप याद रखिए तभी चेंज होगा अगर मटेरियल चेंज हो रहा है। अगर मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल है इसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं रो। ठीक है, अब यहां से अगर ऊपर वाली इक्वेशन से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो हमें क्या मिलता है, रो इज इक्वल्स टू RA/L। अब आप कहोगे इतने सारे इक्वेशंस आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं यार, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे और सब समझ में आएगा। अब ये फिर क्या हमें देखने को मिलता है, मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी देन एलॉयज। मेटल्स की रेजिस्टिविटी एलॉयज से कम होती है। यही रीजन है कि अक्सर हम जो देखते हैं हमारे घर में कनेक्टिंग वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो मेटल्स के बने होते हैं, मेनली कॉपर और एल्यूमिनियम के। क्यों, क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल्स से। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, तो ओम मीटर। ओम मीटर क्यों है, देखिए रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने ओम निकाली थी। अब ओम के साथ अब रेजिस्टेंस को मेजर कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है, इसीलिए हम इसके साथ ओम मीटर लगाते हैं। इसको हम सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा हॉर्न मीटर। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं उन्हें सॉल्व करना। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ टॉर्च ऑफ 3 वोल्ट बैटरी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1.2 ओम। सबसे पहले देख लेते हैं हमें यहाँ दिया क्या क्या गया है। सो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है यहाँ हमें सबसे पहली चीज पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से डिनोट कर देते हैं। कितना है हमारा 3 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट, यानी कि आर हमें दिया गया है 1.2 ओम। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाउ मच करंट विल फ्लो, हमसे आई पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब फॉर्मूला याद करिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, R इज इक्वल्स टू V बाय I था। हमें क्या पता है, यहाँ V पता है, R पता है, I हमें फाइंड करना है। तो ये कहां से मिलेगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R। इस फॉर्मूले से हम बना देंगे, देखिए I इधर जाएगा, IR हो जाएगा और इज इक्वल्स टू V। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन मिलेगा I इज इक्वल्स टू VR। अब सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 3 वोल्ट, सो I इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 1.2 ओम। 1.2 ओम। थोड़ा इसको
कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 30/12। अब इजी हो गया डिवीजन में, इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.6, हाँ 2.5 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। करंट इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी हमें चीजें पता है वो सारी यहाँ लिख देनी है, फिर फॉर्मूला से इसे कनेक्ट करना है और फिर सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। If 22 ampere of current is flowing through a wire of resistance 2 ohm, then find the potential difference in the wire. अब ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा लग रहा होगा फर्स्ट वाले के आगे, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया है हमें, गिवन फिर से लिख लेते हैं हम इसमें। गिवन क्या क्या चीजें हैं हमें, सबसे पहले करंट गिवन है 22 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 22 एम्पियर दिया है। फिर क्या दिया है, फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिया है 2 ओम, R इज इक्वल्स टू 2 ओम, ठीक है। फिर क्या दिया है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें V को फाइंड करना है। ऊपर वाले फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, R इज इक्वल्स टू V/I। हमें फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है। इजीली फॉर्मूला बना लेते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। I और R को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें V मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। V इज इक्वल्स टू I दिया है हमारा 22 एम्पियर, 22 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, तो 2 ओम मल्टीप्लीकेशन कर ले, सिंपली आंसर मिल जाएगा हमें 44 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा आ गया 44 वोल्ट, ये हो गया आंसर। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये और आसानी से सारा सॉल्यूशन आपके सामने आ जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, तो अब तक हमने सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रही हूँ, आप इसे ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी और आप अगर कमेंट्स करेंगे कि आपको नहीं आया तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन पहले ट्राई खुद करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इफ द रेडियस ऑफ वायर इज 0.25 मिलीमीटर, ठीक है, रेडियस हमें दिया है 0.25 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 ओम मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, देखिए पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछ रहा है ऑफ वायर इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 12.7 मीटर, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, रेडियस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है और लेंथ दी हुई है। फॉर्मूला आपको याद ही आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला है, तो R इज इक्वल्स टू रो L/A, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे A कहाँ दिया है, तो यार रेडियस तो दिया है ना, आप उससे फॉर्मूले से 2πr से सॉरी πr स्क्वायर से आप इसकी एरिया निकाल सकते हो। रेडियस आपको गिवन है, एरिया निकल गई क्रॉस सेक्शन की, फिर सिंपली वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस के साथ ये बैटरी कनेक्टेड है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर्स, यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ मिली एम्पियर दिया है, एम्पियर नहीं है। इन द सर्किट इतना करंट फ्लो कर रहा है इतने वोल्टेज के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। होप आपको ओम्स लॉ याद होगा, R इज इक्वल्स टू V/I। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए और उसके बाद आंसर निकालिए, लेकिन यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप मुझे इसका रिस्पॉन्स भी देंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसे आंसर करूंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।